ओके, व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दिस? सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 जब हम डेफर्ड टैक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं क्या क्यों इतना झंझट करना, अननेसेसरी एक टॉपिक दे दिया है सिलेबस में ना, छोड़ो, क्या मतलब है डेफर्ड टैक्स का। तो मैं आपको लॉजिक बताती हूँ डेफर्ड टैक्स के पीछे। सपोज आपका एक एसेट है जो 1 लाख का, या चलो 3 साल का सिनेरियो लेते हैं, 60,000 का है, ठीक है। आप एसएलएम के हिसाब से उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना चाह रहे हो, जो अलाउड भी है, बिकॉज इट इज अलाउड अंडर IAS 16, राइट। तो आप चाह रहे हो कि मैं पहला साल 20,000, दूसरा साल वापस 20,000, तीसरा साल 20,000 डेप्रिसिएशन लगा लूं। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, राइट। लेकिन एक दूसरे पर्सन है जो बोलते हैं मैं नहीं फॉलो करूंगा कोई भी स्टैंडर्ड, मेरे को तो जो गवर्नमेंट कह रही है मैं वो लगा दूंगा। कर लो भैया, वैसे भी स्टैंडर्ड्स कंपलसरी नहीं है, उसकी कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसकी कंट्री में स्टैंडर्ड्स कंपलसरी नहीं है, यू जस्ट हैव टू ईदर कंप्लाई और एक्सप्लेन। सो ही इज एक्सप्लेनिंग दैट इट्स गोना बी टू मच। अब वो एक्सप्लेनेशन कोई एक्सेप्ट करे नहीं करे वो अलग बात है, बट वो एक्सप्लेन करे मैं तो गवर्नमेंट के हिसाब से चार्ज करूंगा, मेरे लिए बहुत टिपिकल हो रहा है, मेरे लिए कॉस्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है उसको मेंटेन करना, ठीक है। तो चलें, ये अपने हिसाब से चार्ज करें गवर्नमेंट के हिसाब से। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट कह रही कि नहीं है 60,000 तुम ऐसे नहीं चार्ज करोगे, मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, तुम पहले साल में तो चार्ज कर लो 40,000, बुकिंग अमाउंट चार्ज कर लिया, ठीक है। दूसरे साल में तुम 10,000, या दूसरे साल में आप चार्ज करो 5,000, और तीसरे साल में बचा हुआ 15,000। अब ये अगर अपन ये देखें तो कुछ भी नहीं है, ना ये SLM मेथड है, ना ये WDV मेथड है, ना ये यूसेज मेथड है। तो अगर ऐसे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो मैं सीधा सीधा IAS 16 के तो अगेंस्ट जा रही हूँ, ठीक है। पर ठीक है, मेरी कंट्री में लॉ नहीं है, मेरी कंट्री में कंप्लाई एक्सप्लेन है, मैं एक्सप्लेन कर लूंगी, मेरी मर्जी में कुछ भी एक्सप्लेनेशन डाल दूंगी, ठीक है, कर लेते हैं। चले, तो अब जो कंपनी नंबर 1 है जो बिल्कुल SLM मेथड फॉलो करी, उसके लिए हेडेक रहेगा। पर आप देखना उसके PRL कैसे दिखेंगे। तीनों सालों में लेट्स अज्यूम दोनों ने 1-1 लाख कमाया तीनों सालों में, ठीक है। दिस इज द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब ये डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हैं? ये डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं मैं तो वही लगाऊंगा जो मेरे IAS में प्रिस्क्राइब्ड है, मैं तो SLM लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसने SLM लगा लिया, और ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो वही लगाऊंगा जो मेरे को गवर्नमेंट बोल रही है, मेरे को अलग अलग बुक्स नहीं बनानी है, आई डोंट वांट टू मेंटेन द हेडेक ऑफ डिफर्ड टैक्सेशन एंड ऑल, तो मेरे को नहीं मेंटेन करना आ रहा उस पर, ठीक है। यू एज एन अकाउंटेंट यू विल डिसाइड नाउ व्हिच मेथड इज बेटर, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? PBT, दिस इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 80,000 80,000 80,000 लुक्स गुड। इसका 60 95, ओ माय गॉड, बहुत ही फेवरी है। ये कंपनी में तो मैं बिल्कुल ही थोड़ी डाउटफुल हो जाऊंगी एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज आई थिंक द कंपनी इन्वेस्टमेंट इज नॉट रियली अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज बहुत ही ज्यादा रिस्की कंपनी लग रही है। सो लिटिल ओके, ये आपकी कंपनी की डिटेलिंग है, ठीक है। ना लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मैं यहाँ पे टैक्स लगाऊंगी, तो टैक्स इज बेसिकली 30%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने लगा दिया इस पे 30%। टैक्स तो उतना ही लगेगा जितना है, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दिस इज 18। ओ यहाँ पे अलग अलग लगा है, एक्चुअली आप पे भी यही कर रहे हो, टेक्निकली यू आर पेइंग दिस अमाउंट ओनली, आप गवर्नमेंट को जाके यही पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। लेट्स कम ऑन टू दिस। अब समझना ध्यान से, ये वाला बंदा, इसके लिए काम बड़ा आसान है, क्योंकि इसने जितना टैक्स का प्रोविजन बनाया वही जाके पे कर रहा है। इसने टैक्स का प्रोविजन पहले साल में 18,000 बनाया, गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट कहेगी बिल्कुल परफेक्ट, मैं भी आपको 40,000 के डिप्रिसिएशन अलाउ कर रही हूँ, क्योंकि ये तो रूल्स पहले से ही पता होंगे आपको, ठीक है। तो अब इसने प्रोविजन बनाया डेबिट टैक्स एक्सपेंस, क्रेडिट टैक्स लाइबिलिटी। पहली बात तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बिल्कुल खिलाफ चला गया, ताकि ये काम इसका आसान हो जाए। तो इसने पहले साल में प्रोविजन इतना बनाया, और फाइनली पे भी यही किया। एट द
एट द एंड ऑफ द डे ही हैड टू पे नेक्स्ट ईयर। ये तो आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में इसने पेमेंट उतना किया, कोई अंडर प्रोविजन कोई ओवर प्रोविजन कुछ भी नहीं। इसमें तो वैसे भी कोई अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन का कुछ इशू है भी नहीं, because that's a permanent that's a temporary difference। डेबिट टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कैश, यही जाके पेमेंट करके आया। अच्छा ये इसको पहले से ही पता था कि अगले साल गवर्नमेंट इतना ही मांगने वाली है। हमको भी 2019 में ही पता है कि 2020 में गवर्नमेंट 18 ही मांगने वाली है, फिर भी अपन ने प्रोविजन कितना बना दिया 24। तो हमने प्रोविजन कैसे बनाया होगा मैं बताती हूँ। हमने जो ये 24 का प्रोविजन बनाया है इसके लिए हमने एंट्री करी होगी डेबिट टैक्स एक्सपेंस, पीआरएल से तो हमने 24 ही निकाला 24,000। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देती हूँ। डेबिट टैक्स एक्सपेंस 24,000 निकाला, पीआरएल से इतना ही हमने, लेकिन हमने एक छोटा सा ट्विस्ट डाला इसमें। क्रेडिट टैक्स लायबिलिटी मुझे इमीडिएटली पे करनी है, मुझे पहले से ही पता है कि वो तो मुझे 18,000 ही पे करनी, तो मैंने 18,000 ही किया क्रेडिट। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास 24,000 है, तुम जाते हो गवर्नमेंट को पैसे देने के लिए, है ना। गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं 24,000 नहीं, एक काम करो 18,000 ही दे दो, मुझे उतना काफी है मेरे लिए। तो तुम गवर्नमेंट को जाके 18,000 ही पे करते हो, ठीक है। और बच गया पैसा कितना तुम्हारी जेब में 6,000। तुम बड़े खुश हो रहे हो कि वाह 6,000 बच गया। तो हम कहेंगे या टैक्सेशन नाम कहेगा टेंशन मत करो, दिस इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तुम्हारा बचा नहीं पैसा, तुम्हें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा फ्यूचर में। सो दिस इज, वैसे टेक्निकली ये एंट्री की जगह अगर मैं स्प्लिट एंट्री बताऊं तो स्प्लिट एंट्री क्या होती है, पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में पूरा 24 चला जाता है, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से डेफर्ड टैक्स ये प्रोविजन बनता है, व्हिच इज ओके, यू कैन जस्ट डू अ डायरेक्ट एंट्री, आई जस्ट पुट अ डायरेक्ट एंट्री हियर। ठीक है, सो दिस इज योर डायरेक्ट एंट्री। ओके, इसने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में डाल दिया, पर इससे फायदा क्या हुआ, इसके प्रॉफिट इवनली चार्ज हुए। इसके हर साल प्रॉफिट कैसे नजर आ रहे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने नजर आ रहे हैं, इट्स नॉट रियली कंसिस्टेंट, कुछ भी आ रहा है ऊपर नीचे ग्राफ। सी दिस कंपनी लुक्स मोर कंसिस्टेंट, दिस कंपनी लुक्स मोर स्टेबल। ओके, तो आपके खुद के लिए भी अच्छा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज गुड फॉर यू, योर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, इट्स गोना शो अ बेटर इमेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। करना क्या है, छोटी सी मेहनत है, जो आपने कम अमाउंट या ज्यादा अमाउंट देना लेना है वो आप डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी में डाल दो। व्हाई दिस इज लायबिलिटी, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल। क्योंकि अगर आज आपको गवर्नमेंट ने पैसे रिटर्न कर दिए, बोला नहीं नहीं 24,000 ही जमा कराना, 18 जमा कराने, तो खुश मत हो ना। गवर्नमेंट, दिस इज अ टेम्पररी डिफरेंस, गवर्नमेंट आपसे आज नहीं तो कल ले लेगी ये पैसा। देखें कैसे लेगी, अगले साल वापस आप यही एंट्री पास करोगे, डेबिट टैक्स एक्सपेंस, वापस टैक्स एक्सपेंस तो अपना चॉइस ही है, पीआरएल से तो 24 ही निकालेंगे। गवर्नमेंट को अगले साल जाके कितना देना है, 28,500, दैट्स गोना बी योर टैक्स नेक्स्ट ईयर। So tax liability is going to be 28,500। ओहो, तो डेफर्ड टैक्स क्या हो जाएगा आपका इस सिचुएशन में, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, मैं तो इसको क्रेडिट रख रही हूँ, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी डेबिट, डेबिट विद अ डिफरेंस 4,500। मैं इसको आई जस्ट पुट इट अप एज -10 rather। So this is going to be debited, डेबिट हो जाएगा यहाँ पे तो क्रेडिट हो रहा है। अब बैलेंस कितना बच गया डेफर्ड टैक्स में, 1,500 का, जो अगले साल अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। देखें अगले साल वापस आप प्रोविजन इतना बनाओगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो आपको करंट लायबिलिटी, आपको इमीडिएटली आपको पता है मेरे को अभी ये पे करना है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 25,500, ये कितना हो जाएगा -1,500। दिस इज अगेन अ डेबिट, बैलेंस कितना हो गया 0। भैया आगे पीछे तो देना ही है ना अमाउंट, तो इवेंचुअली डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी 0 हो जाएगा, बना बंद हो जाएगा, जैसे ही वो एसेट की लाइफ खत्म हुई अपने आप बंद हो जाएगा ये। लेकिन थोड़ी सी आपकी मेहनत लग रही है, बट देखो थोड़ी सी मेहनत लगने पर आपका प्रॉफिट इवन नजर आ रहा है, दिस इज लुकिंग बेटर। अभी तो मैंने बहुत कम वैल्यू दी है,
मतलब अभी हमने सिर्फ 60,000 का या कुछ छोटे अमाउंट का डिस्कशन कर रहे थे, अगर यही अमाउंट 1 करोड़ में हुआ तो द डिफरेंस इज गोइंग टू लुक वेरी वेरी यू नो ऑकवर्ड, वियर्ड लगेगा। और प्लस आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करो अकाउंट्स में, तो अब जब अकाउंट्स पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो ये तो बोलेंगे, सो यू आर नॉट टेक्निकली फॉलोइंग IAS 60। इसके लिए डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट किया जाता है। डिड यू गेट दिस राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो आपका एक ऐसा बेंचमार्क स्टैंडर्ड है जो आपको मदद करेगा कि अपने प्रॉफिट्स इवनली चार्ज दिखाओ। डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ तब नजर आता है जब देयर इज अ टेम्पररी डिफरेंस, कि आपको पता है कि देना तो है, आगे पीछे देना ही पड़ेगा, तो उस केस में यू क्रिएट अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट अकाउंट। अब एसेट की बात करते हैं, चले उल्टा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ए ऑर्गेनाइजेशन बी, ठीक है। अब now you can go ahead and tell me that what is going to be the balance in the account. Let's give it a try. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ए है, वापस ये 60,000 की जगह मैं इसको 1 लाख कर देती हूँ, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ 4 years ये SLM मेथड यूज करना चाह रहा है, which is 1 lakh divided by 4. This is going to be this. Okay. ठीक है। और गवर्नमेंट कह रही कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहले सालों में तुम एसेट बेच दोगे तो पहले सालों में तो मैं 5,000 अलाउ करूंगी, तीसरे और चौथे साल में बाकी का आप क्लेम कर सकते हो, which is like maybe 40,000 and then what is left 40 50 हो गया 50,000। वियर्ड डेप्रिसिएशन, अगर ऐसे मैं चार्ज करूंगी तो मेरे तो फिफ्थ थर्ड और फोर्थ ईयर में एकदम से प्रॉफिट बहुत कम दिखेगा, है ना, टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज्यादा दिखेगी, जो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। बट ठीक है, मैं आपको एक सिंपल चीज बता रही हूँ, इसमें आपका प्रॉफिट आप अज्यूम करोगे क्या करना है, ठीक है। आपका जो टैक्स रेट है 30%, okay। Now you have to tell me what is going to be the deferred tax asset or liability। ये वाला तरीका तो वैसे ही बहुत यूजलेस है, पर डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी क्या होगा ये आप बताओ। लेट्स गिव इट अ ट्राई। वेरी गुड श्रुति, श्रुति इज अप विद द आंसर ऑलरेडी, परफेक्ट। This conference will now be recorded. So I hope the concept is better and clearer now। अब इसका एक शॉर्टकट सीखते हैं, ठीक है। हमने उधर क्या किया था, हमने कहा था देना तो इतना ही है, सो वी वर यूजिंग दीज फिगर्स आल्सो कि देना तो भैया इतना ही है, और हमने एक अजम्पटिव फिगर ले ली 1 लाख, है ना, और फिर इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो अगर अब हम देखते हैं इक्वल टू के एक साइड 1 लाख है, इक्वल टू के दूसरे साइड 1 लाख है, तो 1 लाख से 1 लाख कैंसिल, तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहाँ पे 1 लाख की जगह 2 लाख करके भी निकालोगे ना आंसर, इट्स गोना बी द सेम। लेट्स ट्राई। यहाँ पे मैं 2 लाख रख देती हूँ इसमें, ठीक है, and I'm just gonna copy it, paste it here, let's just do this, okay। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या फिगर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो अभी भी मेरा प्रोविजन डिफर्ड टैक्स का सेम आ रहा है। ऑफकोर्स टैक्स एक्सपेंसेस अलग आएंगे, ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा टैक्स लगेगा, पर व्हाट आई मीन टू से इज डेफर्ड टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डेफर्ड टैक्स इज अगेन द सेम, ठीक है। दैट इज व्हाई वी हैड यूज्ड द फॉर्मूलास, ओके। सी अगेन द डेफर्ड टैक्स रिमेन्स द सेम, 1 लाख या 2 लाख कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज एनीवे अज्यूम दैट फिगर। अब मुझे खाली डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी निकालना है, तो मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका, ठीक है। क्या शॉर्टकट तरीका, अब ध्यान से सुनना। Now we have to understand the method which the book has been using, क्योंकि वो कहते हैं यार इतना बड़ा मेथड करोगे 2 मार्क के क्वेश्चन में तो फिर आपका पेपर ही छूट जाना, तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट लगाता है। सी एज पर गवर्नमेंट मेरे को 5,000 देना है, एज पर मी मुझे 25,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है, so यार 5,000 या 25,000, राइट। अब कान ऐसे पकड़े या वैसे पकड़े, एसेट की रिटन डाउन वैल्यू कितनी हो जाएगी, एसेट की कैरिंग वैल्यू आफ्टर दिस इज गोइंग टू बी, मेरी बुक्स में 75, गवर्नमेंट बुक्स में एसेट की रिटन डाउन वैल्यू इज गोइंग टू बी
Why we calculate in total, there is a logic, I'll tell you why. तो गवर्नमेंट बुक्स में टोटल होने वाला है 1 लाख माइनस 5,000. दिस इज गोना बी द सिनेरियो इन गवर्नमेंट बुक्स. दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 का आ रहा है. ठीक है. इसके बाद मेरे बुक्स में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 50. इसके बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी? 25. इसके बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी? देयर इज नथिंग लेफ्ट. ओके. गवर्नमेंट बुक्स में इसके बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5,000 और जाएगा. एसेट की वैल्यू 90 हो जाएगी. इसके बाद कितनी वैल्यू जाएगी? 40 जाएगा. और इसके बाद कितनी वैल्यू जाएगी लास्ट में? तो सभी 0 हो जाना. ठीक है. ये आ गई हमारी वैल्यू. डन. सो दिस इज कैरिंग वैल्यू एज पर गवर्नमेंट बुक्स, एज पर माय बुक्स. आपने जो भी अपने तरीके से किया, मैंने आपको टाइम दिया था सॉल्व करने के लिए, एंड एवरीबॉडी इज गिवन मी द आंसर. आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द डायरेक्ट मेथड नाउ. So the asset herein is difference is 20,000 का. यहाँ पे डिफरेंस 20,000 का है. लास्ट में तो दोनों ही केसेस में एसेट 0 हो जाना है. यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस गवर्नमेंट बुक्स में और मेरी बुक्स में 40,000 का आ रहा है. यहाँ पे डिफरेंस 25 का आ रहा है. एंड देन फाइनली डिफरेंस खत्म. ओके. बट अभी मुझे समझना है कि डिफरेंस कैसे खत्म हो रहा है. हाउ इट इज गोइंग फ्रॉम 20 to 40 एंड देन 25. गवर्नमेंट बुक्स में शुरुआत के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, तो एसेट ज्यादा वैल्यू पे नजर आ रहा है. ठीक है. अगर गवर्नमेंट बुक्स में ज्यादा वैल्यू पे एसेट नजर आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने ज्यादा खर्चा अलाउ नहीं किया. ज्यादा खर्चा अलाउ नहीं किया तो मतलब मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया. अगर आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, डोंट वरी, दैट्स योर डेफर्ड टैक्स एसेट. करेक्ट. आज एक्स्ट्रा पे किया, कल रिकवर कर लेना. कल गवर्नमेंट को बोल देना वो एडजस्ट करो जो मैंने पिछली बार एक्स्ट्रा पे किया था. खाली यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी है. अदरवाइज द कैलकुलेशन इज रियली वेरी सिंपल. ठीक है. यहाँ पर अगर आप देखो, सो डेफर्ड टैक्स एसेट है मेरा. डेफर्ड टैक्स एसेट 20 से 40 हुआ, 40 से कम हो गया, 25 हो गया, एंड लास्ट में 0 हो गया. ठीक है. सो हाउ एम आई गोइंग टू कैलकुलेट दिस? Temporary difference. This is the temporary difference. We refer this as temporary difference. What is the definition of temporary difference then? गवर्नमेंट के हिसाब से कैरिंग वैल्यू माइनस मेरे हिसाब से जो बुक वैल्यू है. टेम्पररी डिफरेंस. राइट. सो टेम्पररी डिफरेंस को मैंने टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया 30%. अब मुझे खाली डिसाइड ये करना है कि डेफर्ड टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी है. ये डेफर्ड टैक्स एसेट है क्योंकि गवर्नमेंट की बुक्स में एसेट ज्यादा वैल्यू का नजर आ रहा है. इसका मतलब गवर्नमेंट ने मुझे डेप्रिसिएशन कम अलाउ किया. डेप्रिसिएशन कम अलाउ किया तो मतलब मेरे खर्चे कम नजर आ रहे होंगे, मतलब मैंने टैक्स ज्यादा पे किया होगा. और मैंने टैक्स ज्यादा पे किया तो टेंशन मत करो, अभी ज्यादा पे किया, अगली बार में एडजस्ट करवा लेना. दैट्स योर एसेट. राइट. अभी अगले साल डेफर्ड टैक्स एसेट कितना हो जाएगा? 30%. तो मैं बोलूंगी 6,000 तो ऑलरेडी है डेफर्ड टैक्स एसेट का बैलेंस. तो मुझे इस साल पीओएल से कितना निकालना पड़ेगा? पीओएल में ये तो बैलेंस है डेफर्ड टैक्स एसेट का, सीधा उसमें जो एसओएफपी का बैलेंस शीट का बैलेंस है वो आ जाएगा. यहाँ पे मेरे को पूरा क्रिएट करना एसेट, तो 6,000 पीओएल से निकालना है. अगले साल में बोलूंगी 6,000 तो ऑलरेडी है, कितना और क्रिएट करना है? 6,000 और क्रिएट करना है. अच्छा, अभी कितना हो जाएगा? 25,000 इंटू 30%, 7,500. तो मैं कहूंगी कि एसेट तो अभी 12,000 का नजर आ रहा है, आप उसको कम करके आपको इसको 7,500 तक लेकर आना. सो इन दैट केस कितना हटाना पड़ेगा? 4,500 हटाना पड़ेगा. और लास्ट में कितना हटाना पड़ेगा? लास्ट में 7,500 हटाना पड़ेगा. एंड द बैलेंस बिकम्स 0. सो यू नो what are the entries to be passed? Simple. डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करना है. डेबिट DTA, credit tax expense, right? This is the entry you have to pass. यही कर रहे थे, वैसे भी टैक्स एक्सपेंस के थ्रू ही कर रहे थे एंट्री एडजस्ट. So herein this comes to be 6,000. This comes to be 6,000 again. अब इसमें आप राइट ऑफ करोगे, इसमें उल्टी एंट्री हो जाएगी, मतलब क्रेडिट DTA हो रहा है इन दोनों केसेस में. ठीक है. डेबिट टैक्स एक्सपेंस हो रहा है. दिस इज गोइंग टू बी 4,500.
उल्टी एंट्री या माइनस साइन से डिनोट करें। अब आया समझ में? दिस इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जस्ट दिमाग चलेगा 2 सेकंड के लिए। DTA है कि DTL है, या तो रट लो तो बुक में दे रखा है कि अगर गवर्नमेंट बुक्स की वैल्यू आपकी कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है तो फिर DTA है, और कम है तो फिर DTL है। या समझ लो, क्योंकि रटोगे तो एग्जाम आते आते फिर भूल जाओगे, और समझ लोगे और फिर उसको लॉजिकली कैलकुलेट करोगे तो यू विल नेवर गो रॉन्ग, राइट? एंड देन देयर विल बी नो कंफ्यूजन एज टू ज्यादा था कि कम था, वो वाला सिचुएशन नहीं आएगा, क्राइसिस वाला सिचुएशन, राइट? सो लेट्स कम ऑन टू one question. Last class में बहुत सारा confusion था, which is okay because that's a new topic, so we all are going through a new topic, so that's pretty natural and okay to get confused. तो एक question देखते हैं, ये question हमने किया था last class में. I will just change the figures of this question and then you have to tell me whether it's DTA or DTL. ठीक है? यहाँ पर 1000 की जगह, okay, 1000 ले लो. Purchase the asset in which is of maybe 1600. ओके, और आपको अलाउड है 710, 500 ऐड कर दिया एंड 650. दिस इज व्हाट इज बीइंग अलाउड बाय गवर्नमेंट एंड 1600 है, और आप चाह रहे हो तीनों सालों में बराबर बांट दें. 3 years यूजफुल लाइफ, 3 years SLM बेसिस पे बांटना है. 3 साल में कैसे बांटोगे वो तुम देख लो, डिवाइड बाय 3 करना है. तो फ्रैक्शंस में आएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. Let's try this. Update the answer in comments, everybody.